पैनल में हमारे साथ तीन मेहमान हैं खास। आप इन्हें अक्सर डिबेट में देखते हैं। आज की बहस में सतीश मिश्रा जी हैं, डॉक्टर सुनील कौशिक हैं, वरिष्ठ पत्रकार निरंजन पोद्दार जी हैं। निरंजन जी का तो हर अंदाज निराला है। कल की चर्चा में ही दिलचस्प चर्चा हुई थी हमारी। तो निरंजन जी आप थोड़ा सा दिक्कत हुई आपके साथ, लेकिन हाँ, अब आप बताइए, वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी लानी पड़ी तो अपोजिशन कह रहा है कि ये दरअसल हमसे घबरा गए हैं, इसलिए इन्हें ऐसा करना पड़ा। जबकि ये 14 के बाद भी इन्होंने चर्चा की, 19 के बाद भी चर्चा की, देश में नया भी नहीं है, लेकिन ये काम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कुछ क्लियर नहीं है और यूं ही शिगुफा छेड़ दिया है। देखिए जिनेत जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी अभी सरकार ने जैसे कमेटी बनाई है और जिस तरीके से हम लोग एक संभावना जता रहे हैं, मुझे अभी इस चीज के अंदर थोड़ा सा संदेह है, क्योंकि इसके लिए हमारे को लगभग समझ लीजिए इस महीने के 18-20 तारीख तक हमें इंतजार करना पड़ेगा कि इसके ऊपर सरकार का वास्तव में क्या रुख है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं अपने व्यक्तिगत विचार की बात करूं, कि वन नेशन वन इलेक्शन लाना बहुत आसान नहीं है। क्योंकि अभी कुछ विधानसभाएं हैं जिनका कार्यकाल 1 साल का हुआ है, कुछ विधानसभाएं ऐसी हैं जिनका कार्यकाल 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का, कुछ का कार्यकाल बचा हुआ है, कुछ का कार्यकाल पूरा होने को है। और सबसे बड़ी बात, अगर मान लीजिए इसको अगर मैं एक राजनीतिक दृष्टिकोण से देखूं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के अंदर अभी समझ लीजिए लगभग 1.25 साल की, 1.5 साल की सरकार है। तो मैं थोड़ा सा इस चीज में थोड़ा सा मेरे को अभी सहमति नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी उत्तर प्रदेश की सरकार को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगी। क्योंकि चुनाव के अंदर ऊंट किस करवट बैठता है, इसका पूर्वानुमान किसी के पास सटीक नहीं होता है जीनत जी। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार ने शायद ये जो अभी नया सेशन बुला रही है सरकार, इसके अंदर कहीं सरकार शायद कुछ ना कुछ ऐसा विस्फोटक करेगी, कुछ ना कुछ ऐसा चौंकाएगी लोगों को, जिसके लिए पहले वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में लोगों को बताया जाएगा, लेकिन बाद में अचानक कुछ निकल करके आएगा जो पार्लियामेंट में आपको हम सबको चौंकाएगा। क्योंकि अगर इस सरकार की हम तमाम गतिविधियों को देखें, 370 जब हटाई थी, तो यकीन मानिए जो सरकार के अंदर बैठे हुए लोग हैं उनको भी पूर्वाभास नहीं था 2 दिन पहले तक, 1 दिन पहले तक, कि ऐसा कुछ होने वाला है। वहां पे भी ये कहा गया था कि कुछ कश्मीर में थ्रेट्स हैं, इस वजह से वहां के जो अमरनाथ यात्री थे उनको निकलने का आदेश दे दिया गया। वहां पे जिस तरीके से सेना का डिप्लॉयमेंट बढ़ाया गया और कॉबिंग बढ़ाई गई, और फिर अचानक जिस तरीके से 5 तारीख को पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने वो प्रस्ताव लाके रखा 317। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है। लेकिन यहां पे अगर हम 2024 के इलेक्शन की बात करें जीनत जी, तो देखिए सीधी सी बात आपको मैं बताऊं, जैसे अभी मैं आपकी भी बात सुन रहा था और जो मेरे साथी पैनलिस्ट हैं सुनील जी और सतीश जी, उनकी भी बात सुन रहा था। जीनत जी, ये चीज कोई भी जो थोड़ा सा बुद्धिशील व्यक्ति है, जो थोड़ा सा बुद्धिजीवी व्यक्ति है, वो इस चीज को समझ सकता है। क्योंकि जो 26 कहूं या 28 दलों की जो अभी जो गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, ये जो दल हैं ये किसी से कमतर नहीं है। चाहे उनका राजनीतिक दायरा छोटा रहा हो, लेकिन जो इनके जो नेता हैं, अगर मान लीजिए मैं बात करूं अखिलेश जी की बात करूं, अरविंद केजरीवाल जी की बात करूं, ममता जी की बात करूं, शरद पवार जी की बात करूं, आरजेडी के लालू जी की बात करूं, नीतीश जी की, तो कोई भी नेता किसी से कमतर आपको नहीं लगेगा। आपको लगेगा सारे नेता। लालू जी का जिक्र किया, मैं राहुल गांधी ने थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया था और उनसे सवाल हुआ था, एक पुरानी दिल्ली में जब उन्होंने शो शूट किया था स्पेशली खाने पीने का, तो उसमें कुछ चिकन या मटन का जिक्र हुआ था और उन्होंने कहा कि लालू जी बेस्ट कुकिंग करते हैं। तो आज वो कल शायद मिले हैं या पता नहीं पहले, तो वो वीडियो एक शूट हुआ है, उसमें वो कुकिंग सिखा रहे हैं और पॉलिटिक्स में भी मिक्सिंग कितनी इंपॉर्टेंट है लालू जी बता रहे हैं। तो ये जो इतना प्यार है और जो सिखाया जा रहा है, उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, लालू जी देखिए ऐसा है, आज लालू जी और राहुल जी ये दोनों की एक दूसरे की जरूरतें हैं। बाकी आपको सबको पता ही है कि भाई लालू जी की राजनीति पहले क्या थी, आज वर्तमान परिदृश्य में उनकी राजनीति का क्या स्तर है। और राहुल जी तो, लालू जी को तो देखिए सीधी सी बात आपको मैं बताऊं, एक कंधा चाहिए और राहुल जी को एक असला चाहिए। तो वो लालू जी को असले के रूप में देख रहे हैं, यानी कि अपने लिए एक सर ऐसे शब्द नहीं दूसरा
नहीं असला देखिए सुनील जी, इसमें मैं इसको आप राजनीतिक दृष्टिकोण से देखिए, क्योंकि राजनीतिक दृष्टिकोण में हम लोग बोलते हैं फलाने पे बहुत बड़ा हमला किया जीनत जी, तो वो चीज ऐसा थोड़ी है उसने उसका गला दबा दिया या गोली मार दी, लेकिन बोला जाता है ना। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से ही असला बोल रहा हूं कि जो व्यक्ति जिसकी मतलब आवाज पूरी मीडिया के अंदर चलती हो, जिसके ऊपर चर्चाएं होती हो, उसको एक तरह का राजनीतिक, आप ये समझ लीजिए राजनीतिक मिसाइल बोली जाती है। क्योंकि मैं आपको बार बार कहता हूं राजनीति का मतलब है खर्चा या चर्चा। सुनील जी, इसी चीज के अंदर आप एक चीज और जोड़ लीजिए, अगर इन राजनीतिक विडंबनाओं की बात करेंगे तो इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी लगभग 10 वर्ष पहले का समय हुआ है। इन्हीं अरविंद केजरीवाल जी ने जो अभी INDIA के अंदर जो 26 घटक दल है, इनमें से 16 या 17 लोगों की फोटो जंतर मंतर पे लगाई थी ऐसे क्रॉस मार करके, और जिनको कहा था कि इनको ये सबसे भ्रष्ट नेता है। देखिए आपको मैं बताऊं राजनीति का अब क्या दायरा हो गया, राजनीति का ये हो गया कि आज एक सेकंड पोद्दार जी, लेकिन आप अजीत पवार को खास तौर से भूल जाते हैं। नहीं मैं भूल जाते हैं, हेमंत देखिए ऐसा है जीनत जी, मैं इसके अंदर सभी दलों को कह रहा हूं, मैं इसके अंदर मैंने आपको राजनीति का बोला है, मैंने ये नहीं कहा कि विपक्ष की राजनीति का। जीनत जी थोड़ा सा एक तो जीनत जी बोलेगा जीनत जी देखिए ऐसा है, जीनत जी देखिए ऐसा है, आप मेरी बात को जो है ना एक दृष्टिकोण से मत देखिएगा। मैंने बोला राजनीति का, मैंने ये नहीं बोला कि विपक्ष की राजनीति का। तो मैंने जब राजनीति का बोला तो इसके अंदर सभी दल आ जाते हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल हो जाती है। और मैं जो अभी बात कहना चाह रहा था, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, थोड़ा सा मेरे अग्रज सुनील जी ने मुझे थोड़ा सा बीच में बात को डाइवर्ट कर दिया, मैं उसी बात पे दोबारा से आ रहा हूं जीनत जी। तो ये जो 27-28 है, सारे के सारे अपने क्षेत्र के अंदर कद्दावर है, और कोई भी व्यक्ति इनमें से किसी को यह नहीं कह सकता कि तू चुप बैठ जा, ऐसी हिमाकत किसी में नहीं है। यानी कि सीधी सी बात आपको मैं बताऊं, और केंद्र के अंदर भी अगर कल को मान लीजिए सत्ता बदलती है, एक बार की हम इस बात को सोच करके चलते हैं, तो आपको नहीं लगता कि यहां पे कितनी जबरदस्त बार्गेनिंग होगी, यानी कि इन 26 लोगों की बार्गेनिंग पावर कैसी होगी। और जो एक केंद्र बिंदु जो भी पार्टी होगी, मान लीजिए कांग्रेस केंद्र बिंदु पार्टी है, जिससे ये लोग बंधे हुए रहेंगे, कांग्रेस की कितनी क्षमता होगी इनकी बार्गेनिंग से निपटने की। दूसरी तरफ देखिए ऐसा है, आज अगर इसी तरीके से अगर हम एनडीए गठबंधन को देखें तो बोलने को तो उनके अंदर 36 दल है या 37 दल है एनडीए के अंदर, लेकिन आज 38 भी कह सकते हैं, हो सकता है 40 भी हो जाए, लेकिन बोलने को अभी 36-37 बोले जा रहे हैं। तो जीनत जी उनके अंदर आज किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी से कोई इतनी बड़ी बार्गेनिंग कर ले। मैं आपको ये जो मेरा दृष्टिकोण है वो चीज समझिए, क्योंकि वहां पे नहीं सुनिए, ये तो आप अधिनायकवाद वाली बातें कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं इसको आप देखिए डेमोक्रेसी कहाँ पे है और बार्गेनिंग। जीनत जी देखिए सुनिए, मैं बता रहा हूं, देखिए दोनों चीजों में फर्क है। शॉर्ट में एक बार, क्योंकि ना सतीश जी बहुत देखिए जीनत जी देखिए, अगर आप ऐसे अधिनायकवादी बात करेंगे, अगर हर चीज के अंदर इसी दृष्टिकोण से देखेंगे, हमारे जो कार्य क्षेत्र है, आपका भी जो ऑफिस है उसके अंदर एक बॉस है, उस बॉस की जो सर्वमान्यता है, उसके नीचे जो बॉस है वो उनकी बात मानते हैं, उनके नीचे वाले तो इसका मतलब तो हम अपने घर में जाते हैं तो घरों के अंदर हम अपने पिताजी की बात मानते हैं, अपने गार्जियंस की बात मानते हैं। तो ऐसे तो अधिनायकवाद ऐसा नहीं होता है, एक नियंत्रण जरूर होता है, किसी ना किसी चीज का नियंत्रण हो, अधिनायकवाद नहीं माना जा सकता। सुन लीजिए हाँ देखिए जीनत जी, जो अभी चर्चाएं चल रही थी, मजेदार हो गया है एक लाइन में। नहीं जीनत जी देखिए, मैं अभी जो चर्चा चल रही थी उसी के ऊपर थोड़ा सा आगे बात बढ़ाना चाहूंगा। जिसको आप अत्यधिक स्वतंत्रता कह रही हैं, मैं उसको राजनीतिक अस्थिरता कह रहा हूं। इसके लिए चाहे आप 89 से लेकर के 92 तक की राजनीतिक भारत की राजनीति को पढ़ लीजिए, या आप 89 से लेकर के 81 तक की राजनीति को पढ़ लीजिए, क्योंकि जब इंदिरा गांधी जी जब ठसक से राजनीति चलाती थी तो राजनीतिक स्थिरता मानी जाती थी। जब राजीव गांधी के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी, राजनीतिक स्थिरता थी। और किसी भी देश के लिए उसके
विकास के लिए, उसकी प्रतिष्ठा के लिए स्थिरता, राजनीतिक स्थिरता अति आवश्यक है। और जहां पे अति बार्गेनिंग वाली पोजीशन होती है जीनत जी, वहां पे आप ये मान के चलिए राजनीतिक अस्थिरता निश्चित रूप से बनी रहती है। अभी बात कर रहे थे मनमोहन सिंह जी की सरकार की, मनमोहन सिंह जी के ऊपर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा, लेकिन उनकी सरकार के अंदर उनका इतना इकबाल नहीं था कि उनके जो मंत्री हैं उनके ऊपर वो कंट्रोल कर सके। इसलिए चाहे 2G हो, कोलगेट हो, फलाना हो, या जितने भी आरोप हैं उनके मंत्रियों पे लगे, जबकि मनमोहन सिंह जी आज भी ईमानदार प्रधानमंत्री माने जाते हैं। उसका केवल और केवल कारण ये होता है कि सरकार कितनी मजबूत है। और जीनत जी 10 सेकंड में एक बात और कहूंगा, और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से आज सोशल मीडिया का जमाना है और हर व्यक्ति के हाथ में गैजेट्स है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आदमी चप्पल खरीदते टाइम भी ये देखता है कि ये चप्पल कितने समय चलेगी, वो आदमी कमजोर सरकार कैसे बना देगा, मुझे इस चीज में संदेह है। ठीक है, ठीक है, आप लोगों के एक्सपीरियंस काम आएंगे हमारे जी, धन्यवाद। और पोद्दार जी बहुत शुक्रिया, प्रतिनिधित्व और बार्गेनिंग आपका बहुत बहुत आभार। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप जुड़े।